हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। कल हमने डिस्कस किया गवर्नर के बारे में। आपने पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, जो कि आपके पॉलिटी राजस्थान में सेकंड टॉपिक है। एज यू ऑल नो, हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके अंदर एक लेजिस्लेचर है और उसी का पार्ट है एग्जीक्यूटिव। दिस एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दिस इज द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 164 में ये मेंशन है, जिसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है? गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। ये कौन है? डी जूरे हेड, मतलब नॉमिनियल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और ये हैं डी फैक्टो सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सारी पावर्स इनके पास हैं। इसके साथ हमने और क्या देखा था? हमने देखा था एक गवर्नर की पावर टू अपॉइंट द टीचर with qualification and condition like open to creativity, passion for subject like commerce and mineralogy। इसमें हमने आर्टिकल 153 से लेकर 162, 163, 164 तक हमने देख लिया था। 163 में क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हमने कॉमर्स बोला था। 164 में क्या था? मिनरोलॉजी, इसका मतलब मिनिस्टर्स। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 165, 166, 167। 165 में क्या है? आपके एडवोकेट जनरल। उसके बाद 166 में क्या है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 167 में क्या है? ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। तो ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं 163 से लेकर 167 तक आज। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है? सबसे पहले कुछ मैच द फॉलोइंग करवा लिया इनसे। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका जो क्वेश्चन हमने देखे पिछले सालों के, उसमें इन आर्टिकल्स से रिलेटेड प्रोविजन लिखे हुए हैं। ABCD कोड में आपसे पूछा गया कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ने के बाद, इनको देखने के बाद हम जाएंगे राजस्थान स्पेसिफिक पॉलिटी में, जहाँ कुछ डिटेल्स, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सीएम, इन सब चीज़ों के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। देखिए, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। जो भी काम है गवर्नर के, वो किससे होंगे? विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम, एक्सेप्ट जब वो अपने डिस्क्रिशन में काम कर रहे हो। ये भी हमने कल देखा गवर्नर की डिस्क्रिशन क्या है। तो डिस्क्रिशन में जब भी वो काम करेंगे, इसके अलावा जो भी काम होगा वो किससे होगा? एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो नेक्स्ट प्रोविजन है, ये आपके 163 आर्टिकल में नहीं है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 1971 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने UNR राव वर्सेस श्रीमती इंदिरा गांधी केस के अंदर ये बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा ही होगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना हो, क्योंकि आर्टिकल 163 में दे रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही गवर्नर काम करेंगे। मस्ट ऑलवेज, must always exist to advise the governor even after the dissolution of state legislative assembly or resignation of council of minister। अगर असेंबली डिसोल्व हो जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर दे, तो भी एक्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा टू एडवाइस गवर्नर। इसके बाद हमने देखा कि अगर डिस्क्रिशन में कोई चीज़ है या नहीं है, इसका फैसला कौन लेगा? गवर्नर, और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। ये भी आपके आर्टिकल 163 में प्रोविजन है। इसके बाद जो भी एडवाइस, ये जो एडवाइस है, ये जो भी एडवाइस गवर्नर को दी गई बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, इस एडवाइस के बारे में किसी भी कोर्ट में कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती। नॉट टू बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ये प्रोविजंस हैं 163 के, आप याद रखें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 164 के प्रोविजंस, जो कि अदर प्रोविजन एज। तो यहाँ आपको बताया गया कि चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। सीएम और मिनिस्टर, इन दोनों को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। बट मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट के लिए ऑन द एडवाइस ऑफ हो पाएगा।
मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। उसमें एक आर्टिकल है 239 कैपिटल ए मीन्स इट वॉज एडिड बाय 9th कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कैपिटल ए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अगर कैपिटल ए लिखा हो तो आप समझ लेना इसे बाद में ऐड किया गया। इसमें मेंशन है कि जो दिल्ली के सीएम होंगे, दिल्ली के सीएम, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1903, इस एक्ट के अकॉर्डिंग पुडुचेरी है, पुडुचेरी के सीएम को अपॉइंट कौन करेंगे। ये दोनों बातें आप ध्यान रखें अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर को लेके। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे गवर्नर, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रेसिडेंट। के बाद क्या इंपॉर्टेंट बात है 164 के अंदर में बताया गया है, जैसे ये मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा, 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें एक अलग से स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि ये मिनिस्ट्री तो होगी। सबसे पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और उड़ीसा, इन चारों स्टेट्स में एक मिनिस्टर होंगे जो क्या कहलाएंगे, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। उनको साथ ही एससी और ओबीसी या और कोई काम भी या इनके वेलफेयर का काम भी दिया जा सकता है एडिशनल। 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ से बिहार को हटा दिया गया, इस जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद आगे की 3 जो प्रोविजन है ये ऐड किए गए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। इनमें क्या बात है, इनमें बता रखा है कि जो मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे हैं, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी और मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होगी स्टेट के लिए। तो यहाँ दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट शैल नॉट एक्ट %। अगर राजस्थान की हम बात करें 200 का 15% कितना हुआ 30, मीन्स 29 + 1। एक तो सीएम होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 29 मिनिस्टर हो सकते हैं, इसमें से कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज, डेप्यूटी मिनिस्टर, ये सब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पर मैक्सिमम 29 हो सकते हैं +1 सीएम। मिनिमम कितने हो सकते हैं 12, ये भी यहाँ लिखा है। तो रेंज आप याद रखें 12 से 15%, 12 से 15%। और ये किस में बताया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2। इसके बाद और क्या इसके अंदर प्रोविजन दिया गया इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, कि जिस भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन कहाँ है 10th शेड्यूल, 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, 10वां शेड्यूल है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। तो ऐसे पर्सन को मिनिस्टर के तौर पे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये प्रोविजन यहाँ आप एक और चीज़ ध्यान रखें, जो ये 15% वाली बात है परसेंट, ये दिल्ली के लिए 10% है। स्टूडेंट आप रखें ये 329 कैपिटल 239 कैपिटल ए जो आर्टिकल है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए स्पेशली इंसर्ट किया गया था। और उसी में 2 प्रोविजन आपको ध्यान रखने हैं कि सीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वहाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है 10%, और बाकी स्टेट्स के लिए 15%। आगे बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मीन्स यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल आर्टिकल 164 में मेंशन है। इसका मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एक साथ सिंक एंड सेल टुगेदर, ये जो प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है। मीन्स जो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये स्ट्रेंथ अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होगी, उनके फेवर में होंगे, मीन्स जो आपका हाउस है उसका कॉन्फिडेंस अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है तभी तक वो ऑफिस में रह सकते हैं, अदरवाइज उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं 164 में, देखिए कैसे आ सकता है कि ये आपसे प्रोविज़न लिख दिया फिर पूछ लिया कि सही है कि गलत है, या आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ, तो किसी भी तरीके से आप ध्यान रखें। बिफोर द मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, जैसे ही मिनिस्टर ऑफिस में एंटर होंगे मतलब वो अपॉइंट होंगे, द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस
एंड सीक्रेसी, 2 तरह की शपथ दिलाई जाएंगी जो कि थर्ड शेड्यूल में मेंशन। कल की क्लास में हमने देखा क्वेश्चन जिसमें गवर्नर के ओथ और एफर्मेशन के बारे में मेंशन था, उसमें बताया गया कि गवर्नर का जो फॉर्मेट है ओथ एंड एफर्मेशन वो भी थर्ड शेड्यूल में, बट ऐसा नहीं। आर्टिकल में 150 में है प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, इनके ओथ का जो फॉर्मेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ही मेंशन है, बाकी सबका थर्ड शेड्यूल। के बाद क्या प्रोविजन है, द मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive मंथ इज नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज दिस टू बी ए मिनिस्टर। मीन्स अगर मान लो एक हाउस है या 2 हाउस है, इनमें कुछ मेंबर्स के बाहर का मेंबर भी मिनिस्टर हो सकता है, चलो मिनिस्टर का पार्ट हो सकता है, बट केवल 6 महीने की उसको दोनों में से किसी का भी मेंबर इलेक्ट होके आना। श्री अशोक गहलोत जी भी 6 महीने, जो ये प्रोविज़न है 164 का, इसके अकॉर्डिंग सीएम अपॉइंट, मतलब चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है किसी को विदाउट बीइंग एन एमएलए और एमएलसी, बट फॉर ओनली 6 मंथ। के बाद इसी आर्टिकल में क्या है, सैलरी और अलाउंस की बात की गई। वो कैसे डिसाइड होंगे, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, राजस्थान की बात करें तो वो लॉ से बताएंगे, बाय लॉ दे विल डिफाइन द सैलरी एंड अलाउंस। जब तक ये लॉ नहीं बनता तो कॉन्स्टिट्यूशन बताया सेकंड शेड्यूल में जो मेंशन है उस अलाउंस। तो ये सब बातें आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और वापस इतने सारे प्रोविजन है यहाँ से बन सकता है प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ और अदर प्रोविजन रिलेटेड टू द सीएम। ये किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बट एक कन्वेंशन या जो हम देखते हैं कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल की वो 263 आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसमें पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, बट इसके बाद जो लॉ बनता है उसमें डिफाइन किया जा सकता है। तो ये 3 ऐसे हैं जहाँ सीएम एज ए मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, 3 बातें ऐसी हैं जहाँ सीएम एज ए चेयरमैन होंगे। तो ये कौन सी 3 बातें हैं, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 ये मेंबर होंगे। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, स्टेटूटरी बॉडी है, ये भी मेंबर होंगे। जोनल काउंसिल इसके भी मेंबर होंगे। ये कब आया था, 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, और उसी के साथ जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था के तहत जोनल काउंसिल को बनाया गया था, उसके भी मेंबर होंगे। चेयरमैन किसके होंगे, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होंगे, सीएम एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन होंगे, चेयरमैन ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहाँ नेशनल हो तो पीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो तो डीएम, इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज चेयरमैन के बारे में मेंशन, ये आप याद रखें, पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने बताया आपको, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होंगे, गवर्नर, तो गवर्नर के नाम से ही सारे एग्जीक्यूटिव किए जाएंगे, ये बात हमने कल की क्लास में भी की थी। All executive actions of the government of state shall be expressed to be taken in the name of governor। गवर्नर के नाम से ही सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे, और ये ऑर्डर, इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से ऑथेंटिकेट होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे, ये भी गवर्नर साहब ही बताएंगे। जैसा वो बताएंगे वो फाइनल, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। उसके बाद गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन एंड एलोकेशन अमॉन्ग द मिनिस्टर। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रूल तरीके से हर स्टेट के रूल्स होते हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज होंगी, उनका क्या दायरा होगा, उनके क्या काम होंगे, उनके अंदर क्या डिपार्टमेंट होंगे, इस तरह के रूल्स भी गवर्नर बनाएंगे। और उसके बाद जो एलोकेशन होता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को पोर्टफोलियो दिया जाता है, ये काम भी गवर्नर का अंडर आर्टिकल 160। उसके बाद हम देखें आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन। क्योंकि गवर्नर एक एग्जीक्यूटिव हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो इनको अपनी सरकार के बारे में सारा पता होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन को कौन पहुंचाएंगे, चीफ मिनिस्टर। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ध्यान रखें, बिल्कुल याद कर लें इनको आप। टू कम्युनिकेट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिए वो गवर्नर साहब को बताएं, रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द स्टेट, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, इस तरह का लॉ कानून बनाना चाहते हैं, विधानसभा में रखना चाहते हैं, या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मामला वो गवर्नर को पहुंचाएंगे। टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन
गवर्नर में कॉल फॉर, ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, तो वो चाहें तो मंगवा सकते हैं। इस प्रोविज़न में तो उनको चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इसके अलावा गवर्नर अपनी तरफ से भी डिमांड कर सकते हैं किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में। अभी जो बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द स्टेट की, हर 15 दिन में रिपोर्ट होम मिनिस्टर को जाती है। इसी बेसिस पे जो मामले हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे मणिपुर की बात करें अभी, तो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन कौन पहुँचा रहा है? यूनियन होम मिनिस्ट्री तक, यूनियन जो गवर्नमेंट है वहाँ तक। ये पूरा रोल गवर्नर का होता है, इसीलिए कहते हैं एक लिंकिंग पिन है किसके बीच में, स्टेट और यूनियन के बीच में। इफ द गवर्नर सो रिक्वायर टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, का मतलब मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई, उसने कुछ डिसीजन लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको कंसिडर नहीं किया है, तो गवर्नर इस बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे सकते हैं, हेडेड बाय सीएम। तो 167 आर्टिकल के 3 प्रोविजन है, इन्हें ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अब जो हम बात कर रहे थे कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर एक गवर्नर है, सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल है। तो हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी आप एडवोकेट जनरल के बारे में जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में उनको देख लो। 165 आर्टिकल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आप साथ ही साथ वो एक बार दोहरा लें, 153 से लेकर 164 तक तो हमने देख लिया था। गवर्नर कैन अपॉइंट टीचर विद क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन। उसके बाद में ये 165 है ये वाला। उसके बाद 166 आपने देख लिया, 167, यहाँ तक ये पूरा मामला किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का है। अब बात करते हैं गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर की बात करते हैं ना जब हम, कि अपॉइंटमेंट पावर एक एग्जीक्यूटिव पावर है, उसमें ये अपॉइंटमेंट पावर भी है कि वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को अपॉइंट करेंगे, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। वो जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए मतलब क्वालिफाइड हों तो उनको एडवोकेट जनरल बनाया। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल, क्या ड्यूटी होगी? तो जो चीफ लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट है एक तरीके से, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ सच अपॉन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स पे किस तरह की अगर उनको एडवाइस चाहिए तो ड्यूटीज ऑफ लीगल करेक्टर या कोई अदर फंक्शन गवर्नर ने उनको दिया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो या किसी लॉ में लिखा हो, तो ये सब काम किसके? जनरल के। अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जैसा कि मैंने, एंड शैल रिसीव रिन्यूमरेशन एज गवर्नर मेड। यहाँ से इस तरह की टर्म्स अगर आती हैं तो आपको बिल्कुल बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अटॉर्नी जनरल की रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? विधानसभा नहीं करती, गवर्नर करता है एडवोकेट जनरल के। तो इसके बाद इस एडवोकेट जनरल का जो पोस्ट है 165 आर्टिकल में, इसके बारे में अगर देखें करंट में क्या सिचुएशन है राजस्थान के अंदर, तो ये द एडवोकेट जनरल ऑफिस ऑफ राजस्थान केम इनटू एग्जिस्टेंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ व्हेन द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहले एडवोकेट जनरल बने लेट श्री ईसी कासलीवाल, फर्स्ट एडवोकेट। AG's office present all cases in which government of Rajasthan is, कोई केस है उस केस में अगर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पार्टी है तो हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सीट जोधपुर और बेंच जयपुर में, दोनों में रिप्रेजेंट कौन करेगा? और कोई लीगल एडवाइस लेनी हो, ड्यूटी ऑफ लीगल करेक्टर हो, या कोई और काम कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ में मेंशन हो, काम कौन करते हैं? एडवोकेट। सीनियर लॉयर ऑफ जोधपुर M सिंह सिंघवी इज इनकम्बेंट एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। ये फिलहाल अब रखें। इतना पढ़ने के बाद अब हम आते हैं मेन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान में कौन से चीफ मिनिस्टर हुए, क्या उनके बारे में खास बात है, तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलता है आरपीएससी में। तो ये पूरा टेबल है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान के लिए। तो इसमें सबसे पहले बात करें फर्स्ट, हीरा लाल शास्त्री। ये जो तीन है शुरुआत में इस कलर में, ये तीनों है नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड क्योंकि पहले चुनाव हुए थे 1952 के अंदर, उसके बाद ही इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टुक ऑफिस, लेफ्ट ऑफिस, तो ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं आपके लिए कि कब ऑफिस में आए कब गए, बस मेन बात ये ध्यान रखना ये डिटेल्स के बारे में।
इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, शुरुआत में यही देखने को आपको मिलेगी। फर्स्ट नॉमिनेटेड लेटर बिकम द मेंबर ऑफ सेकंड लोकसभा, तो ये लोकसभा के मेंबर भी रहे। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से सीएम लोकसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी एस वेंकटाचार्य, ये आईसीएस ऑफिसर थे और फिर सेकंड नॉमिनेटेड मेंबर बने। उसके बाद जयनारायण व्यास थर्ड नॉमिनेटेड। उसके बाद 1952 में जो इलेक्शन हुए, उसके बाद पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वाज टीकाराम पालीवाल, फर्स्ट इलेक्टेड, नॉन फॉर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में इनको जाना जाता है। मेंबर ऑफ लोकसभा भी रहे हैं, हेल्ड द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी सीएम, फर्स्ट केयर टेकर गवर्नमेंट भी इन्होंने संभाली। तो ये इनके बारे में डिटेल्स हैं, आप इन चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये #3 लगाया तो इसका मतलब है जयनारायण व्यास दूसरी बार सीएम बने। पहले कैसे बने थे? नॉमिनेटेड, अब की बार इलेक्टेड। तो ओनली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान, और राज्यसभा के भी ये मेंबर रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। देन मोहन लाल सुखाड़िया 4503 दिन के लिए, मैक्सिमम 4 टाइम्स फॉर 17 ईयर्स। इंदिरा गांधी कैनाल इन्होंने बनवाई, पंचायती राज के बारे में इन्होंने काफ़ी काम किया, जमींदारी अबोलिशन एक्ट 1959 में इनका बड़ा रोल है। फादर ऑफ FATHER, फादर ऑफ मॉडर्न राजस्थान, और इन्हीं के टाइम में प्रेसिडेंट रूल लगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल 13 मार्च 76 से 26 अप्रैल 76, ठीक है। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया दूसरी बार सीएम बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थे। इस बार बने 1535 दिन के लिए, तो टोटल 6380 दिन के लिए सीएम रहे हैं। एंडेड डिवीजन सिस्टम, जो डिविजनल सिस्टम था हमारे राजस्थान के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया था, फिर दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया, वो भी आप देखेंगे अभी। उसके बाद 6 नंबर पे बरकतुल्ला खान, फर्स्ट माइनॉरिटी सीएम, डाइड वाइल इन ऑफिस। हरिदेव जोशी रीस्टार्टेड द डिवीजन सिस्टम, जो मोहनलाल सुखाड़िया ने खत्म कर दिया था उसको वापस इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके ऊपर भी यूपीएससी में ना आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रेसिडेंट रूल इनके टाइम लगा। माही डैम और नेशनल इमरजेंसी मतलब जो 1975 में लगी थी, तो उस समय ये यहाँ के सीएम थे। दूसरा प्रेसिडेंट रूल इनके टाइम में लगा 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। उसके बाद अगले सीएम हुए भैरव सिंह शेखावत, ये आए जनता पार्टी से, फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम, मेंबर ऑफ राज्यसभा, फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन इनके टाइम में हुए। अंत्योदय स्कीम जो उन्होंने स्टार्ट की उसकी तारीफ यूएनओ में भी हुई थी। इसके बाद हम बात करें जगन्नाथ पहाड़िया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे रोल दिखाई देता है आपको। फर्स्ट SC सीएम, शेड्यूल कास्ट के पहले सीएम थे, मिनिस्टर इन यूनियन भी रह चुके हैं। देन शिवचरण माथुर, चेयरमैन ऑफ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये बात इनके बारे में आपको जाननी चाहिए। हीरालाल देवीपुरा सबसे कम दिनों के लिए 16 दिनों के लिए सीएम रहे, लीस्ट टेन्योर, ओनली सीएम हु वर्कड एज ए स्पीकर ऑफ विधानसभा। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए प्रीलिम्स के लिए। हरिदेव जोशी दूसरी बार सीएम बने, ठीक है। इससे पहले कब बने थे हरिदेव जोशी? 7 नंबर पे यहाँ पे हरिदेव जोशी वोन इलेक्शन 10 टाइम्स इन ए रो, 10 बार इन्होंने लगातार इलेक्शन जीते। देन शिवचरण माथुर, और इनके बारे में ऐसे कुछ खास बात याद रखने के लिए नहीं है। हरिदेव जोशी अगेन तीसरी बार ये सीएम बने, थर्ड टाइम सीएम हरिदेव जोशी। भैरव सिंह शेखावत यहाँ दूसरी बार सीएम बनते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इन्हीं के टाइम में चौथी बार प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा, 15 दिसंबर 92 से लेकर 4 दिसंबर 93 तक। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल के बाद भैरव सिंह शेखावत तीसरी बार सीएम बनते हैं भारतीय जनता पार्टी। देन फिर बाद में अशोक गहलोत जी का नंबर आता है 98 में। वसुंधरा राजे जी फर्स्ट सीएम, फीमेल सीएम, मेंबर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर इन यूनियन भी रह चुकी हैं। अशोक गहलोत जी दूसरी बार वो बनते हैं सीएम। उसके बाद तो ये फ्रीक्वेंसी चलती रहती है, आप देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अशोक गहलोत जी क्या है? मेंबर ऑफ लोकसभा रह चुके हैं, सीएम बिफोर बिकमिंग एमएलए, जो 6 मंथ वाला प्रोविजन था ना, उस हिसाब से ये एमएलए बनने से पहले ही सीएम अपॉइंट किए गए थे, उसके बाद ये जीत के आए। मिनिस्टर रह चुके हैं यूनियन में। तो ये सब बातें इनके बारे में आपको जाननी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, और बेसिकली
नॉर्मली आएगा किसके किसके ऊपर, लोकसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, यूनियन में मिनिस्टर रहे हो, तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया हो। तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम देखेंगे क्या, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें और कैबिनेट में क्या फ़र्क होता है। ये टर्म आप सुनते होंगे कैबिनेट। तो कैबिनेट एक छोटा पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मान लो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, COM, इसके अंदर कैबिनेट है, के अलावा यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये स्टेट से कोई राजस्थान हरियाणा यूपी मत समझना, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। स्टेट का मतलब कोई अफेयर। और लास्ट में डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकता है कि कोई इनको मंत्रालय दे दिया हो, जैसे सेंटर में देखें तो अर्थ साइंसेज एक छोटा मंत्रालय, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ साइंसेज, तो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया, नहीं तो ये इनके अंडर में काम करते हैं। और डिप्यूटी मिनिस्टर के पास कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में ही काम करते हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ये लार्जर पार्ट है, कैबिनेट उसका छोटा भाग है। इसमें मैनी सीनियर मिनिस्टर हु होल्ड द इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो सच एज डिफेंस, होम, एजुकेशन, ये सेंटर की बात है, ठीक है। और दे कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो तीनों तरह के लोग आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद में अगर आप पूछें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड का मेंशन है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो इमरजेंसी प्रोविजन है वहाँ इसको इंसर्ट किया गया। इट वॉज कन्फर्ड स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आफ्टर द पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आप देख रहे होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हमने अभी पढ़ा। उसके बाद में कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सीक देयर एडवाइस ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, द डिसीजन ऑफ कैबिनेट आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स। यहाँ आप चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए इसको स्टेट के लिए। तो चीफ मिनिस्टर इनकी एडवाइस लेते हैं और इन्होंने जो फैसला ले लिया ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे बाइंडिंग होगा, क्योंकि आपने भी देखा प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो जब अगर ये रिज़ाइन करेंगे तो सारे एक साथ ही करेंगे, तो ये एक मत पे काम करते हैं, किसी चीज़ के लिए एग्री करना है डिसएग्री करना है सब में ये बराबर चलते हैं। इट इज़ अप टू द चीफ मिनिस्टर टू कंसल्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और नॉट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मान लो अगर राजस्थान की बात करें तो 29 मेंबर हैं, तो इन सब से बात करना थोड़ा मुश्किल भी होता है और पॉसिबल भी नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट और आना जाना सबका एक साथ होना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि CM इन सब से बात करें, वो कैबिनेट से जो 6-7 मंत्री हैं उनसे बात करके फाइनल अपना फैसला ले लेते हैं और फिर इनको बता देते हैं। इट एनफोर्सेज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनफोर्स करते हैं, इनको बताते हैं कि ये डिसीजन लिया गया है, आप इसके प्रेस में हो कहीं भी हो तो इस तरह से बात बोलें। इट एनफोर्सेज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये लेजिस्लेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये एनफोर्स करते हैं। कैबिनेट मीट फ्रिक्वेंटली, ये बहुत कम इनकी मीटिंग होती है, पूरी बहुत रेयरली मिलते हैं। इसकी साइज़ 15 से 20 मिनिस्टर सेंटर की बात करें तो, और स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके 10 से 12 मिनिस्टर हो सकते हैं। और ये 60 to 70 मिनिस्टर गवर्नमेंट सेंटर की बात है। यहाँ अगर स्टेट की बात करें तो 15%, 12 से 15 आपने अभी देखा। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपको याद रखनी चाहिए। 177 आर्टिकल में दे रखा है राइट ऑफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट टू द हाउसेस। मान लो राजस्थान में तो अभी एक ही हाउस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लो एक और हाउस हो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इनके कुछ मेंबर्स हैं, मिनिस्टर यहाँ से भी हो सकते हैं यहाँ से भी हो सकते हैं। तो सारे जो भी मिनिस्टर है, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई मेंबर है वो मिनिस्टर है, तो वो इस हाउस में जाके भी इनकी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल है वो भी इनमें से किसी भी हाउस में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। इनके रिलेटेड कोई कमेटी हो, जैसे आप समझ पढ़ते होंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एथिक्स कमेटी, ये कमेटी वो कमेटी, सब कमेटीज़ हैं। तो ये कमेटीज़ के अगर मेंबर हैं ये मिनिस्टर, तो ये इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बट वोट नहीं कर सकते। एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट, बोलने का और पार्टिसिपेट करने का अधिकार इनको है। इन द असेंबली ऑल्सो द काउंसिल, जहाँ काउंसिल हो जैसे दूसरा हाउस हो तो उसमें भी जा सकते हैं। एनी कमिटी, कोई कमिटी हो इनकी, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच दे आर नेम्ड, बट ऑल्सो बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट।
ठीक है, ये वोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स के बारे में इसके साथ में ध्यान रखें, एडवोकेट जनरल को भी ये अधिकार हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर ऑफ राजस्थान हैव नॉट बीन द मेंबर ऑफ लोकसभा। अभी आपने जो टेबल देखा वहाँ से आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नॉट बीन द मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा कौन नहीं रहे हैं। तो यहाँ ये तो पक्की बात है कि टीकाराम पालीवाल साहब रहे हैं। तो सी अगर काट दें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये बरकुतुल्लाह खान साहब भी नहीं रहे हैं। तो आंसर हो गया आपका ए बी डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर हैव नॉट हेल्ड द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। ये हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है और इनमें कौन कौन से नाम आते हैं। यहाँ अगर देखें इस क्वेश्चन को, क्योंकि सीएम का नाम है, तो यहाँ शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत जी नहीं रहे हैं। तो नहीं रहे मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे हैं, बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड 2। इस तरह से आपके पास आ सकता है कि कुछ प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 19(1)(e)। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप इंडियन हिस्ट्री ना इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 से इंसर्ट किया गया। उसके बाद में ये हो गया बी, प्रोटेक्ट SC/ST रिजर्वेशन इन फिलिंग बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज। ये बात है आर्टिकल 16 की। तो ये कब इंसर्ट की गई थी? 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से। तो ये हो गया बी का कौन सा हो गया? फर्स्ट। ए का कौन सा हो गया? थर्ड। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल NJSC, काफ़ी बहस इसके ऊपर चल रही है। तो ये 99th अमेंडमेंट 2015 से लाया गया था। सी का कौन सा हो गया? 4। और अभी आपने देखा, अभी मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है, ये RS के क्वेश्चन है सारे। रेस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कौन से उससे जो 15% की बात हो रही थी, जो आर्टिकल 164 में अभी डिटेल में आपने देखा, तो वो किससे हुआ था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, वैसे यहाँ पे 2004 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। अब देखें अगर मान लो ए का 4, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कहाँ है ये ऑप्शन? तो अगर एक दो भी पता हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमने ये पढ़ा अभी रेस्ट्रिक्शन ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी आपको पता है, तो डी का कौन सा है? सेकंड। तो डी का सेकंड यहाँ है, तो ये हो गया ये आंसर। डी का सेकंड, ए का थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का फोर्थ। ओके, इस हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। तो आंसर हो गया 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91st, देखो अगेन ये RS के क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक स्टेट के अंदर? वो हो सकती है 15%। जैसे आपके आपने देखा, अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली के अंदर क्या होगी, जो कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 239 कैपिटल ए इस आर्टिकल में आपके साथ मेंशन है, तो वो 10% होगी दिल्ली के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, ड्यूटीज अभी आपने देखी ऑफ चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट टू द गवर्नर, जो भी डिसीजन लिए हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ये कम्युनिकेट करेंगे गवर्नर को, बिल्कुल सही बात है। चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट टू द गवर्नर प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ये भी आपने देखा, बिल्कुल सही है। चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, पार्टिसिपेट तो करेंगे बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं, क्योंकि बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं इनकी है। तो चीफ मिनिस्टर सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर any matter on which decision has been taken by the minister but which has not been considered by the council of minister if the governor requires। गवर्नर को ऐसा लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई एक मिनिस्टर ने जिन्होंने डिसीजन लिया पर इन सब ने उसको कंसिडर नहीं किया, तो गवर्नर इससे रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। तो ये भी इनकी ड्यूटी है पहुंचाना। तो इस हिसाब से ए बी डी तो फोर्थ इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखें विच पोजिशन इज नॉट हेल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। मेंबर ऑफ NDC ये हैं, चेयरमैन ऑफ CM एडवाइजरी काउंसिल, ये देख लिया आपने, हैं चेयरमैन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये बिल्कुल अलग बॉडी है, इसके चेयरमैन राजस्थान के CM नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी इसके मेंबर होते हैं। इस हिसाब से आंसर हो गया C। तो ऐसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, तो इन्हें आप रिवाइज करें और नेक्स्ट क्लास में हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।
और आप रिवाइज करते रहें। और ये जो हमने क्वेश्चन करे हैं इनमें से भी कुछ प्रोविज़न वापस से रिपीट हो सकता है। तो थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।